नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों के इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दीपावली से पहले साय सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। दरअसल कर्मचारियों का डीए जिसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है। सरकारी कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर अब 50% हो गया है। 1 अक्टूबर से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलना शुरू होगा और यह निर्णय दिवाली से ठीक पहले लिया गया और ऐसे में दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा यहां पर मिल सकता है। 4% डीए बढ़ाकर राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है राज्य कर्मचारियों के हित में। और हालांकि इस निर्णय से जो लाभ होगा वो अक्टूबर माह से जोड़ा जाएगा, यानी जो 50% डीए का लाभ मिलेगा वो अक्टूबर महीने से ही जोड़ा जाएगा। दिवाली से ठीक पहले लिया गया ये निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50% उनको डीए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, ये 4% डीए बढ़ाकर अब 50% हो चुका है। राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे शासकीय कर्मचारी डीए बढ़ने का और लगातार ये प्रशासन से मांग कर रहे थे। शासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर ये अपनी मांगे रखे थे। पत्र के माध्यम से सरकार लगातार आश्वासन भी दे रही थी, क्योंकि सरकार बनी इसके बाद भी बड़े पैमाने पर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मुलाकात की थी और आश्वासन मिला था कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इसके बाद ही समिति गठित की गई थी और इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों को डीए मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। 1 अक्टूबर से ये डीए का जो फैसला है वो लागू हो जाएगा और बढ़कर आने वाले वेतन में उनको ये डीए का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। 46% से 50% डीए हो चुका है, यानी कि केंद्र के समान डीए अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा। एक तरफ से जब छत्तीसगढ़ की विकास की बात सरकार करती है, खुशहाली की बात करती है और सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो ये फैसला बहुत ही बड़ा और अहम हो जाता है। जब आप धान की बोनस देते हैं, गरीबों को आवाज देते हैं, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए इस तरीके से फैसला लेना ये एक उपलब्धि भी है और खुशखबरी भी है आने वाले जो कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी उन सब के लिए। जी लेकिन आकाश, ये 4% डीए जो बढ़कर मिलेगा, इसे कब से लागू किया जा रहा है, कब किस स्थिति से ये लागू होगा और किस तरह से ये अप्लाई किया जाएगा? इसके लिए क्रियान्वयन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये पूरी तरीके से सरकारी प्रक्रिया होती है। 1 अक्टूबर को जो घोषणा की है तो 1 अक्टूबर को ये लागू हो गया है। अब 1 अक्टूबर के बाद जो ये वेतन, अगला वेतन जो मिलेगा, बढ़कर आएगा, वो पैसा सीधे खाते में जुड़कर कर्मचारियों के वेतन में होगा। इसकी प्रक्रिया जो है पूरी शासकीय प्रक्रिया होती है, इसको पूरी कर ली गई है। वेतन के माध्यम से ये 4% डीए जुड़ेगा, मतलब हर कर्मचारी का जो अलग अलग वेतन होता है तो उसके परसेंट के हिसाब से उसमें 4% का इजाफा करके कर्मचारियों के वेतन में जोड़कर वो बैंक खाते में उसके आ जाएगा। और अनवरत ये जो है 4% डीए का जो फैसला है वो जारी रहेगा। 50% यानी डीए अब सरकारी कर्मचारियों को सीधे मिलना शुरू हो जाएगा। जी और आकाश, चूंकि ये लगभग कितने कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है? क्या कोई ग्रेड भी तय की गई है कि किस स्तर के कर्मचारी, ए बी सी डी, कोई ग्रेड तय की गई है कि किन कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा? जी, सभी जो सरकारी कर्मचारी है उनको ये लाभ मिलेगा। प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। और जहाँ तक आप ग्रेड की बात कर रहे हैं तो हर ग्रेड का स्तर जो होता है तो उसका एक सैलरी का पैमाना होता है। जितनी सैलरी उसको मिल रही है उसमें परसेंट के हिसाब से 46% के हिसाब से डीए जो अब तक के मिल रहा था वो अब 50% हो जाएगा। तो जितना वेतन है उसमें वो जो डीए है वो 4% बढ़ के मिलेगा, यानी 50% सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आकाश, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे
धमतरी में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल रिटायर्ड शिक्षक के भतीजे ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल भतीजे ने लोहे के पट्टे से वार करके हत्या की थी और बताया जा रहा है कि यह जमीन विवाद कारण इसका बना और वारदात के बाद से आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खुलासा चौंका देने वाला था। धमतरी में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा ही था और जमीन विवाद में ये हत्या की वारदात अंजाम दी गई। लोहे के पट्टे से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जमीन विवाद इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है और भतीजे ने ही चाचा की हत्या कर दी और खुद जाकर थाने में सरेंडर भी कर दिया। और रायपुर में कोल कारोबारी शूटआउट मामले में पुलिस ने चालान पेश कर दिया। पुलिस ने 368 पेज का चालान पेश किया। शूटआउट केस में 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 से 4 और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 13 जुलाई को कोल कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग हुई थी जिसमें 2 शूटर गैंगस्टर्स की महिला सहयोगी पम्मी, शाहिद, चमन सिंह सहित 12 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। आपको बता दें कि कोल कारोबारी पर फायर किए जाने का ये मामला है जिसमें अब चालान पेश कर दिया गया। करीब 368 पेजेस का ये चालान पुलिस ने पेश किया और ये वो सीसीटीवी वीडियो जब कोल कारोबारी पर फायरिंग की गई थी उसके दफ्तर के बाहर और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कार्रवाई क्या कुछ चल रही है इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। अब तक 3 से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, कुल मिलाकर 12 लोगों को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये रायपुर में कोल कारोबारी के दफ्तर पर शूटआउट का मामला जिसमें पुलिस ने चालान पेश किया और 368 पेज का चालान पेश किया गया। इसमें 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 से 4 और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 13 जुलाई को कोल कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग हुई थी। 2 शूटर गैंगस्टर्स की महिला सहयोगी पम्मी, शाहिद, चमन सिंह सहित 12 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है और इस चालान के पेश होने के बाद अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहती है इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाला से जुड़ी बड़ी खबर। गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू के आवेदन पर बचाव पक्ष अपना जवाब पेश करेगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ईओडब्ल्यू ने कोल घोटाला के आरोपी सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की अर्जी लगाई है और इसी तरह कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने के लिए याचिका लगाई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होगी। तो आरोपियों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी ये टेस्ट करवाए जाने की मांग की जा सकती है और ऐसे में यदि आदेश मिल जाता है तो इन आरोपियों के ये सभी टेस्ट करवाए जाएंगे। और हमारे सहयोगी विश्व शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। माफ कीजिएगा, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व, अभी जो कोल घोटाला को लेकर कार्रवाई चल रही है उसमें क्या बड़ी बातें हैं अभी जो सामने आ रही हैं? जैसे छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोप में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी समेत 4 आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है उसने विशेष कोर्ट में जो है 10 पन्नों का आवेदन लगाया है और आज इसी को लेकर जो है वो कोर्ट में सुनवाई होगी। बचाव पक्ष भी अपने तथ्य पेश करेगा, तर्क पेश करेगा और दोनों तथ्यों और तर्कों, दोनों पक्षों के जो है तर्कों और तर्कों को जो है वो सुनने के बाद जो है कोर्ट इस पर जो है वो कोई फैसला करेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो है वो कोयला घोटाला करीब 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है
जिसे एक सिंडिकेट बनाकर जो है वो इन आरोपियों ने जो है वो अंजाम दिया था। और जिन आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए आवेदन लगाया गया है उसमें सूर्यकांत तिवारी, इसके अलावा रजनीकांत तिवारी जो उन्हीं के भाई हैं, उसके साथ ही निखिल चंद्राकर और कस्टम मिलिंग के मुख्य आरोपी रोशन चंद्राकर, इनको लेकर जो है वो नार्को टेस्ट के लिए जो है वो आवेदन लगाया गया है ताकि जो घोटाले हुए हैं उससे जुड़ी जो है वो पूरी सच्चाई जो है बाहर आ सके। इसके लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू जो है लगातार प्रयास कर रही है और इसी के लिए जो है वो स्पेशल कोर्ट में है आज जो है सुनवाई होगी। कुछ देर में ही सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है वो कोर्ट इस पर जो है फैसला लेगा कि किन किन आरोपियों के नार्को टेस्ट की जो अनुमति है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू को मिलती है। जी बहुत शुक्रिया आपका विश्व इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होगी। आपको बता दें कि नया रायपुर के मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी और मंत्रालय में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होनी है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। दरअसल धान खरीदी की तारीख पर बड़ा फैसला हो सकता है। राज्योत्सव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। आगामी निकाय चुनावों पर फैसला होने की उम्मीद है। और कैबिनेट की बैठक में धान की खरीदी की तारीख तय हो सकती है और इसके लिए उपसमिति में चर्चा हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद ये और स्पष्ट हो जाएगा। इसका निर्णय होना है। मैं तो बताया था उपसमिति में भी चर्चा हुआ है लेकिन फैसला कैबिनेट में होना है। तो आज तो थोड़ा सा इंतजार करने का है। उसके बाद तो कैबिनेट का बैठक आज है, आज ही इस पर देखिए। आज के तो कैबिनेट की बैठक में तारीख तय हो जाएगी आज और धान खरीदी को लेकर ये तारीख स्पष्ट होनी है। धान के क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादक छत्तीसगढ़ में हैं और ज़्यादातर जो किसान हैं वो धान की ही खेती करते हैं। ऐसे में धान की फसल तैयार है और जल्द ही इसके खरीदी के लिए क्या तैयारियां चल रही, बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, धान खरीदी की तारीख तय किया जाना अभी बाकी, हालांकि उम्मीद है कि आज की बैठक में ये स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल विष्णुदेव साय, कैबिनेट की आज अहम बैठक है। फैसला आज कई मुद्दों पर होगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो धान खरीदी पर फैसला हो सकता है कि उसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराने को लेकर भी निर्णय हो सकता है। इसके अलावा उपचुनाव पर भी चर्चा हो सकती है और भी कई मुद्दे हैं जो नक्सल नीतियों के लिए सरेंडर नीति लाने वाली है सरकार, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा नई उद्योग नीति पर चर्चा हो सकती है। तो कई अहम फैसले जो है विष्णुदेव साय सरकार लेने वाली। इसके पहले जो है बैठक से पहले कई और जो है समितियों की बैठक हुई थी। इसमें रिपोर्ट सौंपा गया है मुख्यमंत्री को अलग अलग विभाग की। तो तमाम जो है विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे और एक एक करके जो है मुद्दों पर मंथन होगा, योजनाओं का मंथन होगा, क्योंकि हर योजनाओं को प्राथमिकता जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ऐसे में फैसला और निर्णय अहम हो जाता है। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उन मुद्दों के सार पर चर्चा होती है और उस पर जो है मुहर लगती है। तो महत्वपूर्ण कई मुद्दे हैं, अब देखना होगा फैसला इस पर कौन कौन से मुद्दों पर मुहर लगती है, चर्चा होती है। 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और लगभग 1 बजे बैठक खत्म होने के बाद जो निर्णय होगा वो जनता के सामने होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। बढ़ते आगे, कोरबा में लोगों ने शराबी शख्स को जमकर सबक सिखाया। उसके हाथ पांव बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और वो नशे में धुत होकर यहां उत्पात मचा रहा था। कई लोगों के साथ शराबी ने मारपीट भी की और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। लोगों ने शराबी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बांगो थाना क्षेत्र की यह घटना है। और बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां बेकाबू होकर एक ट्रक पलट गया और ट्रक पलट जाने के बाद ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग वाहन टीम मौके पर पहुंची और ट्रक चालक और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हालांकि इस ट्रक में आग दुर्घटना की वजह से कैसे लगी, क्या कारण रहे जिसकी वजह से आग ने ये विकराल रूप धारण किया, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया।
और चिरमिरी में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एसईसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने दबिश दी है। वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण माइंस को सील कर दिया गया। जांच में माइंस में कई खामियां पाई गई हैं। और एसईसीएल ओपन कास्ट माइंस में क्या अनियमितताएं थीं, क्या गड़बड़ियां थीं, ये आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कई तरह की अनियमितताओं की होने की बात कही जा रही है। मसलन कई माइंस में जब काम होता है तो वहां से उठने वाला धूल और धुआं, उसे रोकने के लिए व्यापक इंतजाम होने चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। ये कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन माइंस को करना होता है, लेकिन यहाँ इस माइंस में क्या गड़बड़ियाँ थी ये जानने के लिए चलेंगे। सुजीत शाह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, ये एक्शन जो लिया गया, क्या आधार हैं इसके, क्या कारण पता चल पाए? जी देखिए, बता दूं, बीती रात जो है खनिज विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम एसडीएम सहित तहसीलदार के संयुक्त अमला जो है पुलिस बल के साथ एसईसीएल के चिरमिरी माइंस में ओपन कास्ट में पहुंची थी, जहां कई खामियां काफी लंबे समय से शिकायतें जो आम जन की थी, स्थानीय लोगों की थी, वो पहुंची थी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम जो देर रात छापामारी कर और कई जो खामियां पाई गई और वैध दस्तावेज जो होते हैं एसईसीएल के माइंस की, वो वैध दस्तावेज जो है एसईसीएल के अधिकारी वहां प्रोवाइड नहीं कर पाए। जो यही कारण था कि जो राजस्व विभाग की टीम थी, खाद्य विभाग की टीम थी, वो सील बंद कर तो बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ा जो है कार्रवाई से मैसेज भी गया कि निजी हो या शासकीय जो है नियम विरुद्ध रहेगा, उस पर कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुजीत। और दुर्ग में सड़क हादसे में एक मासूम की मौत हो गई थी। बिना पोस्टमार्टम के ही मासूम को दफना दिया गया, और लेकिन अब मासूम का शव कब्र से बाहर निकाला गया है। एसडीएम, डॉक्टर, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। नंदिनी थाना क्षेत्र में 12 अक्टूबर को हुए हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई थी। और कब्र से निकालकर अब मासूम का पोस्टमार्टम किया जाएगा। दुर्ग में दरअसल ये हादसा हुआ था, और जहां बिना पोस्टमार्टम के ही शव को दफन कर दिया गया था। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ये है कि एक एक्सीडेंट हुआ था 12 अक्टूबर को, जब एक्टिवा और एक बाइक टकरा गई थी। इस हादसे में हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन बच्चे को काफी चोट आई थी, जिसको एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। वहां पर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद में शव को परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन आरोप यह है कि जो निजी चिकित्सालय है उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। इस बात की जब शिकायत की गई तो उसके बाद में कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम और पुलिस और डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम कराया गया। नियम तो ये क्या होता है कि कोई भी यदि मौत होती है तो उसके पहले पोस्टमार्टम करवाया जाता है, उसके बाद में शव को परिजनों को सौंपा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि उन्होंने सूचना दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दोनों के अपने अपने पक्ष है, लेकिन फिलहाल जो है शव को कब्र से बाहर निकाला गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कांकेर के भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो नोटों की गड्डियों की नुमाइश करता नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। असल में शख्स कौन है, ये कहां से नोट मिले इसे, और नोट को लेकर घूम कैसे रहा है, ये सब बातें जांच के बाद स्पष्ट हो जाएंगी। क्या विषय है कि कौन है, युवा मोर्चा क्या है, और वो कहाँ से नोट मिला है, कैसे घूम रहा है, ये सब बिंदुओं पे तो जांच का विषय है। और बिलासपुर सेंट्रल जेल में गैंगवॉर से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां मारपीट के आरोपी नवीन निर्मलकर को जांजगीर उप जेल अब भेज दिया गया। जेल में दुर्गा विसर्जन के दौरान बंदी नवीन निर्मलकर और आयुष यादव के बीच मारपीट हो गई थी, और वारदात के बाद जेल महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ था। दरअसल नवीन के परिजनों ने कलेक्टर से के संबंध में शिकायत की थी। जेल में वर्चस्व की लड़ाई के चलते पहले भी विवाद हो चुका है।
और मनेंद्रगढ़ में नदी में गिरे एक शख्स की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि बीते रोज से गोताखोर लगातार उस शख्स की तलाश कर रहे हैं। सूरजपुर एसडीआरएफ की टीम उस शख्स की तलाश में जुटी हुई है और आपको बता दें कि झगराखंड थाना क्षेत्र के लिदरी पुल पर यह हादसा हुआ। और पेंड्रा में जंगलों को बड़े पैमाने पर काटकर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा हो रहा है। मरवाही के सेखवा और दानी कुंडी में बड़े स्तर पर जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों को काटकर यहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दानी कुंडी में बड़े व्यवसायियों ने बड़ी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। बिलासपुर में सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री पर जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। दरअसल कुदुदंड की 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर दबंगों ने अवैध प्लॉटिंग कर ली थी और नजूल विभाग ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस जमीन को 54 टुकड़ों में अवैध रूप से बेच दिया गया था। और दंतेवाड़ा में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। गीदम पुलिस ने जुआ खेलते 8 लोगों को पकड़ा है और जुआ खेलने की खबर मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर जुआरियों को पकड़ा। जुआरियों से बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई। और गरियाबंद के फिंगेश्वर के शाही अंदाज में राजा दशहरा मनाया गया। यहां ऐतिहासिक दशहरा देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे। दरअसल बस्तर दशहरा के बाद प्रदेश में ये दूसरा सबसे बड़ा दशहरा आयोजन होता है। पान सुपारी रस्म से राजशाही दशहरे का समापन हुआ। मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन के लिए भी पहुंचे। अरे आया कि नहीं आया ये बता यार। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों